अस्सलाम वालेकुम ऑल योर डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा आखिरी टॉपिक है हेमोडायनामिक्स के चैप्टर में से, जो कि इन्फाक्शन और शॉक, दो टॉपिक्स आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। पहला टॉपिक है हमारा इन्फाक्शन का। आई होप कि जो लास्ट लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा। तो कुछ क्वेश्चन अगर आपने पूछने हैं उससे रिलेटेड भी, इससे रिलेटेड भी, तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर। काइंडली व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर पूछें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अगर कोई क्वेरी होती है तो वो उनकी भी कवर हो जाए। और मैं इंशाल्लाह जो है आज ये चैप्टर ख़त्म करूँगा हीमोडायनामिक्स का, और नेक्स्ट टाइम हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो जो दो टॉपिक्स हमने आज पढ़ने हैं, दैट इज इन्फाक्शन एंड शॉक। इन्फाक्शन बेसिकली इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इस्केमिक नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। इस्केमिक नेक्रोसिस, आपको नेक्रोसिस में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। इस्केमिक नेक्रोसिस मींस when the blood supply to the tissue is reduced, there is a hypoxia to the tissue, and due to that hypoxia ultimately the tissue is damaged, and when the tissue is damaged it is going to be dyed. When it is dyed the tissue become necrotic. तो उस नेक्रोसिस को, वो जो टिश्यू की जो डेथ के बाद जो उसका पूरा प्रोसेस होता है, and the process is because of the ischemia, that is called the ischemic necrosis. तो ischemic necrosis बेसिकली जो है, अगर आप इसको ब्रॉडली देखो तो इस्केमिक नेक्रोसिस ऑब्वियसली जिसका मैंने आपको बताया कि ब्लड की सप्लाई रुक गई, तो ब्लड व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लड जो है किसी भी टिश्यू के अंदर जो है जो एंटर होता है दैट इज बाय द आर्टरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, और अल्टीमेटली जो एग्जिट होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बाय द वेन। जिनमें कैपिलरीज होती है जिसकी लेवल के ऊपर उसकी फिर जो है वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होती है, न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं और वो सब कुछ होता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस्केमिक नेक्रोसिस की जो दो मेन वजह हो सकती हैं, either there is arterial or the venous blockage, either they are blocked or they are necrosed or there could be some embolus as well. क्लियर। अब एक वेसल है जो कि इस ऑर्गन को सप्लाई दे रही है, क्लियर। ये अब वेसल जो है इस ऑर्गन को सप्लाई दे रही थी, तो क्या क्या रीजंस हैं कि ये बेसिकली जो है वो टिश्यू इन्फाक्टेड हो सकता है। आइदर कि यहाँ पे कोई थ्रम्बस बन गया, ठीक है, या फिर कहीं और थ्रम्बस बना था और वो यहाँ पे आके एम्बोलिज्म के जरिए से इसने ब्लॉक कर दिया। और देयर इज आल्सो चांस कि ये जो वेसल है, ना इसके अंदर कोई थ्रम्बस था, ना इसके अंदर कोई एम्बुलस था, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंप्रेशन आ गया। वेसल सही थी, क्लियर, बाहर का कोई कंप्रेशन आया, फिर बाहर का टिश्यू, द नियर बाय टिश्यू इज नॉट कंप्रेसिंग। क्या हो सकता है, देयर इज अ चांस कि साथ किसी ऑर्गन के अंदर जो है वहां पे कोई ट्यूमर ग्रो कर रहा है, ट्यूमर के ग्रो की वजह से वेसल इज गोइंग नियर बाय द टिश्यू, तो इट इज कंप्रेसिंग द टिश्यू, कंप्रेसिंग द वेसल। ड्यू टू दैट कंप्रेशन द वेसल इज नाउ ब्लॉक्ड, एक्सटर्नल कंप्रेशन की वजह से ब्लॉक हो गई। इसका बेसिकली जो है एम्बुलस आ गया, थ्रम्बस आ गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, क्लियर। तो ये सारी की सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स अल्टीमेटली लीड्स टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई to the organ, to the tissue, which leads to the hypoxic injury. Hypoxic injury ultimately, if it is not being resolved or recovered, ultimately the tissue is going to be died, and that death of the tissue because of the decreased blood supply is called the infarction. अच्छा, on the basis of the morphology, this infarction is of two type. etiology आपको मैंने बता दिया, arterial और venous दोनों की हो सकती है। अब ये जो दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजी, वन इज कॉल्ड द रेड इन्फार्क्ट एंड अदर इज कॉल्ड द व्हाइट इन्फार्क्ट। क्लियर, कितनी तरह का होता है, रेड इन्फार्क्ट होता है और व्हाइट इन्फार्क्ट होता है। ये जो रेड इन्फार्क्ट है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, रेड इन्फार्क्ट इज अ टाइप ऑफ इन्फार्क्ट इन विच द डेथ इन द डेड टिश्यू देयर आर लॉट ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट। क्लियर, एक डेड टिश्यू के अंदर बहुत सारे आरबीसीज होंगे, तो आरबीसीज की मौजूदगी की वजह से वो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे रेड इन्फार्क्ट। तो बच्चों ये बात याद रखना कि दिस रेड इन्फार्क्ट, बेसिकली द एटियोलॉजी ऑफ द रेड इन्फार्क्ट इज द वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर, whenever there is venous obstruction, ultimately the tissue which is going to be dyed has got the reddish area in it. क्यों होगा इस तरह से, because the artery is taking the blood to the tissue, oxygenated blood पीछे से आ रहा है, लेकिन अब आगे से जहां से उसने निकलना था वहां से वो निकल नहीं पा रहा। तो अब क्या हुआ कि ब्लड जो है एट दैट साइड, अब ऑब्वियसली एक ब्लड एक टिश्यू के अंदर
जो आरबीसीज है, वेसल्स है, उसकी कैपेसिटी है कि उस कैपेसिटी के अंदर रह के ही ब्लड उस टिश्यू के अंदर जो है परमिएट कर सकता है। नाउ पीछे से आ रहा है, आगे को नहीं जा रहा। अब जो जितना भी ब्लड वहां पे मौजूद होगा, आर्टीरियल ब्लड, वो क्या होगा, वो उस वेसल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। वो जब वो वेसल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, अब नया ब्लड आने की जगह नहीं है क्योंकि पीछे से वो निकल नहीं रहा। तो अब क्या होगा कि वहां पे एक्यूमुलेट होगा, अब वो जो पड़ा पड़ा ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। जब डीऑक्सीजन पीछे से प्रेशर से आ रहा है तो वेसल्स क्या होंगी, वेसल्स एक्सप्लोड करेंगी। उस ऑर्गन के अंदर की वेसल्स क्या होंगी, वो एक्सप्लोड करेंगी व्हेन दे आर डैमेज, ठीक है, एक्सप्लोड करेंगी। तो सारा का सारा जो सेल्स हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेल्स, वो क्या होंगे कि वो ऑर्गन के अंदर फैल जाएंगे, दे परमिएट द ऑर्गन, और अब नया ब्लड फिर आना शुरू हो जाएगा और वहां पे जाके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अब ऑर्गन की डेथ हो चुकी है लेकिन पीछे से सेल्स आ रहे हैं, आगे से ब्लॉकेज है, तो दैट ऑर्गन बिकम द रेडिश इन कलर। क्लियर? एक तो रेड इन्फार्क्ट की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, मैंने मैकेनिज्म बता दिया क्यों होता है। और सेकंड कॉज इज दैट दोज ऑर्गन्स व्हिच आर बेसिकली सॉफ्ट ऑर्गन्स, क्लियर, दे आल्सो हैव द रेडिश अपीयरेंस। सॉफ्ट ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से हैं? द वेरी इंपॉर्टेंट बीइंग द लंग्स। जो लंग्स हैं हमारे ज्यादा फ्लफी सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो इसके अंदर जब इन्फार्क्ट होता है, आइदर इट कुड बी बिकॉज ऑफ द आर्टीरियल ब्लॉकेज और द वीनस ब्लॉकेज, इनके अंदर जो इन्फार्क्ट होता है वो रेडिश अपीयरेंस का होता है। आमतौर पर इसकी रीजन क्या है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स इन द बॉडी हैज अ ड्यूल ब्लड सप्लाई, ठीक है, दो तरफ से ब्लड सप्लाई आती है और उसका वीनस रिटर्न भी समटाइम्स इट इज बाय द टू वेसल्स एज वेल। तो ब्लड अगर एक तरफ से जो है एक मेन वेसल ब्लॉक हुई, उसके साथ एक छोटी वेसल भी आ रही थी, तो अब एक वेसल ऑब्वियसली वन वेसल इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द होल ब्लड टू द ऑर्गन, दैट इज व्हाई नेचर हैव प्रोवाइडेड द ड्यू ब्लड सप्लाई। तो जब एक पूरी ब्लॉक हो गई, दूसरी दे रही है, तो अब इंफेक्टेड एरिया के अंदर थोड़े बहुत सेल्स पहुंच रहे हैं, तो वो जो थोड़े बहुत सेल्स पहुंच रहे हैं दैट अल्टीमेटली लीड्स टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द इंफेक्टेड एरिया। तो अब ये कौन कौन से ऑर्गन्स के अंदर रेड इन्फार्क्ट हो रहा है? एक वो ऑर्गन्स जिनके अंदर वीनस रिटर्न जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, दूसरा वो ऑर्गन्स रेड इन्फार्क्ट करते हैं जो कि सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे कि पल्मोनरी सिस्टम, हमारे जो लंग्स हैं, ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स, तो वहाँ के अंदर जो इन्फार्क्ट होगा। तो इसी तरह से ब्रेन के अंदर भी इन्फार्क्ट जब होता है तो इसके अंदर भी आपके पास रेडिश अपीयरेंस ज्यादा आती है। तो दूसरी तरह का infarct is the white infarct. The white infarct is an infarct in which the appearance of the infarcted tissue is whitish in appearance. That is a pallor in color, that is white in appearance. White से obviously नाम से पता चल रहा है कि ये white कलर का है। white कलर का क्यों है? बेसिकली ये उन ऑर्गन्स के अंदर होता है where there is a single blood supply and the organ is a hard organ, or there is the cause of that infarction is the arterial obstruction. यहाँ पे venous obstruction थी, यहाँ पे arterial blockage है। आर्टीरियल ब्लॉकेज का क्या मतलब है कि देखो, आर्टरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना है, अल्टीमेटली ये जब आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है तो उस ऑर्गन के अंदर किसी किस्म का ब्लड पहुंच ही नहीं रहा। जब उस ऑर्गन के अंदर किसी किस्म का ब्लड नहीं पहुंचा तो वहां पे क्या शुरू हो जाएगा, वहां पे उस सेल्स की डेथ शुरू हो जाएगी। पहले सेल कोशिश करेंगे सर्वाइव करने की। हर टिश्यू का, बॉडी के हर टिश्यू का इन्फेक्शन के लिए डिफरेंट जो है विद होल्ड कैपेसिटी होती है। कुछ ऑर्गन जो है ना 2 मिनट के अंदर उनकी डेथ शुरू हो जाती है, जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स हैं। कुछ ऑर्गन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो प्रोलॉन्ग करते हैं, जिनका जो सर्वाइवल प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि उनके अंदर एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिल जाती है, एटीपी प्रोडक्शन होती रहती है। इसलिए जैसे कि हमारे हार्ट हैं, हमारा हार्ट के सेल्स हैं वो 30 मिनट से 1 आवर तक जो सर्वाइव कर जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो एडिपोज टिश्यूज जो हैं, इसके अलावा हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं, दे समटाइम्स सर्वाइव फॉर 4 to 5 आवर्स। तो हर सेल का विद होल्ड कैपेसिटी डिफरेंट है, ठीक है, थ्रेशोल्ड कैपेसिटी डिफरेंट है। तो अब आपके पास आर्टीरियल ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा कि अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गन, सेल किसी किस्म के आरबीसीज नहीं पहुंच रहे, ब्लॉक हो गई वेसल, क्लियर। तो अब वो ऑर्गन के अंदर एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुई। अब वो एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के बाद अब ऑब्वियसली उसकी की भी एक कैपेसिटी थी, बिल्कुल नहीं पहुंचा ब्लड, तो अल्टीमेटली वो ऑर्गन जो है वो इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी और उसकी डेथ शुरू हो जाएगी, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्योंकि किसी किस्म के सेल्स पहुंचे नहीं है तो एरिया जो होगा वो पैरेलल कलर का होगा, उसमें आरबीसी हमें नजर नहीं आएंगे, क्लियर। आमतौर पे ये क्यों होता है वाइड इन्फार्क्ट, मैंने आपको बताया आर्टीरियल ब्लॉकेज की वजह से होता है। हार्ट ऑर्गन जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हार्ट,
हार्ट के अंदर जब इन्फेक्शन होगी तो दैट इज द वाइड इन्फेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से किडनी और स्प्लीन के अंदर भी जो इन्फेक्शन होगी दैट आर आल्सो द सॉलिड हार्ड ऑर्गन्स, तो वहां पे भी जब इन्फेक्शन होगी तो वो भी आपके पास वाइड इन्फेक्शन होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो है ये इन्फेक्शन जो है इसमें आपके पास शेप क्या होती है, जिस एरिया के अंदर भी इन्फेक्शन होती है वो बेसिकली वेज शेप का होता है। किस शेप का होता है? दैट इज द वेज शेप। वेज शेप क्या है कि आपके पास एट द बेस ये जो इन्फेक्टेड एरिया होगा ना, जहां पे आपके इन्फेक्शन होगी, जो खास एरिया को जो वेसल सप्लाई दे रही है, तो उसके अंदर किस तरह के शेप में हमें वो इन्फेक्टेड एरिया मिलेगा, टिश्यू मिलेगा, वो वेज शेप का होगा। ये पॉइंट है जहां पे वेसल ब्लॉक हुई थी और उस वेसल ने इस पूरे ऑर्गन को सप्लाई देना था। तो आमतौर पे जो इसका जो टॉप होता है ये वेसल की ब्लॉकेज का पॉइंट होता है, वेसल ब्लॉक, और ये सारा का सारा जो है ये ऑर्गन है, ठीक है। इसकी बेस जो है ये बेस फैली होती है और एपेक्स जो है वो पॉइंट होता है जहां पे इन्फेक्शन हुई है, जहां पे वेसल्स जो है क्लूड हुई है, और इस तरह से वो शेप में होता है। अगर ये आर्टीरियल होगा तो ये पूरा का पूरा पैलर होगा, और अगर ये जो वीनस की वजह से होगा तो ये रेडिश कलर का होगा। क्लियर? अच्छा, ये इन्फेक्शन जो है डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हर ऑर्गन के अंदर जो इन्फेक्शन है, एक तो मैंने बताया कि टाइप ऑफ ऑर्गन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसकी ब्लड सप्लाई, ड्यूल ब्लड सप्लाई है। कुछ ऑर्गन हैं जिसकी डबल ब्लड सप्लाई, जैसे हार्ट की भी डबल ब्लड सप्लाई है, ब्रेन की डबल ब्लड सप्लाई है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कुछ टिश्यूज की टाइप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसा मैंने बताया कि थ्रेशोल्ड डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट है, कोई हाइपोक्सिक इंजरी को जो कि बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्लड सप्लाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, टिश्यू की नेचर अपनी, वो किस टाइप का टिश्यू है, क्लियर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और किस बेसिकली रेट के जरिए से इन्फेक्शन हुई है। सम टाइम इन्फेक्शन इज अ क्रॉनिक प्रोसेस, जैसे एक वेसल थी, क्लियर, पहले ओक्लूजन हुई इसकी, लेट्स सपोज के हार्ट की वेसल्स जो है उसके अंदर किसी को पहले एंजाइना की पेन होती है, उसके बाद हार्ट अटैक होता है। एंजाइना की पेन में क्या हो रहा है कि एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, एक जो है वेसल के अंदर जो है एथेरोमा बन रहा है और वो ग्रो करता जा रहा है, ठीक है। अब ब्लड जो पूरा गुजरना था, अब वो थोड़ा, उसके लिए स्पेस थोड़ी रह गई है, और बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा कि ये इसको कहेंगे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन, स्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो जब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है तो हमारी नेचर ने हमें कुछ ऑल्टरनेट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जिसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। वो एक शाखें खुलना शुरू हो जाती हैं, नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं एंजियोजेनेसिस के प्रोसेस के जरिए से। लेट्स सपोज कि इस ऑर्गन को इस जगह पे इस वेसल ने सप्लाई देना था, और अब यहाँ पे जो है स्लो प्रोसेस के जरिए से, और ये सालों, ये सम टाइम इट टेक लॉन्ग ईयर्स, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक ये प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। और अल्टीमेटली होते 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 एक स्टेज आई कि ये पूरी की पूरी ब्लॉक हो गई। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ कि जब ऑर्गन को ब्लड सप्लाई स्लो मिल रही थी तो चैनल दूसरे भी बनना शुरू हो जाते हैं, ट्रिब्यूटरी, ऑल्दो कि वो इतनी मोटी वेसल नहीं होती, इतनी बड़ी वेसल नहीं होती, लेकिन पतले पतले चैनल्स इस ऑर्गन को सप्लाई देने के लिए बन जाते हैं, जो कि ऑर्गन को डेथ से बचा लेते हैं। क्लियर? तो इन्फेक्शन डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास किस टाइप, एकदम से अगर इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि कोई आके एम्बुलेंस ब्लॉक कर गया है, तो एकदम से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, एकदम से ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो उसमें ऑर्गन का जो है रिस्पांस डिफरेंट है। अगर स्लो प्रोसेस हुआ है तो उसमें ऑर्गन का रिस्पांस डिफरेंट है। क्लियर? ट्रिब्यूटरीज बन जाती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन एकदम से हुई, उसके अंदर ट्रिब्यूटरीज बनने का टाइम नहीं मिलता, और ऑर्गन एकदम से उसी वक्त जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है और इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाती है। क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि इन्फेक्शन जो है फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, वो मैंने आपको बता दिए। टाइप्स मैंने बता दी किस तरह की होती है, शेप मैंने बता दी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आमतौर पे ये एक छोटे नोट के तौर पे आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फार्क्ट, ब्रीफली डिस्कस, ठीक है। 5 नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मैं वाईवी के अंदर भी इसके बारे में पूछ लेता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ो, और अगर ये मैंने कुछ लेक्चर भी डिलीवर किए, ये गौर से सुनो। कोई चीज़ क्वेश्चन आपका इसमें कोई रह गया है, कोई चीज़ मैंने एलेबोरेट नहीं की, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकते हो। नाउ द सेकंड टॉपिक इज द शॉक।